अच्छे अच्छे जजमेंट दे रखे, उन्होंने समाज को दिग्दर्शन किया है। तो ऐसे में इस न्यायपालिका की भूमिका को ऐसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां तक मैं कह रहा था प्रावधान की बात है, यह जो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ नियुक्त हुई है, इसके पहले हमारे यहाँ जान लीजिए पहले क्या था कि यहाँ एक फेडरल कोर्ट होती थी। फेडरल कोर्ट के लिए पहले जान लीजिए कि हमारे यहाँ जो ये संवैधानिक ढांचा है या जो इसके पहले भी था, वो एक फेडरल सिस्टम था। फेडरल सिस्टम में दो तरह की सिस्टम होते हैं, एक तो होता है यूनियन, एक होता है स्टेट का, प्रोविंस का। तो जब फेडरल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में पारित किया गया था, उसमें फेडरल सिस्टम को लागू किया गया था। और उसी समय फेडरल सिस्टम में होता क्या है कि प्रोविंस के और यूनियन के दोनों के पावर बटे होते हैं। तो जब पावर बटे हैं तो उनके बीच डिस्प्यूट होगा, तो इसको कौन देखेगा? इस स्टेट को या प्रोविंस को ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं, और यूनियन को अपना दिया गया है। हर एक जगह राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हैं, उनके बीच डिस्प्यूट होगा तो कौन अवधारित करेगा? ये विशेष अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय जिसे पहले फेडरल कोर्ट को दिया गया था 1935 के एक्ट में, वही फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। फेडरल कोर्ट में जैसे हमारे 124 में आर्टिकल 124 में व्यवस्था दी गई है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें शुरू में जो 1951 में हमारा संविधान लागू हुआ इस समय था कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीशों के साथ वो सुप्रीम कोर्ट होगी, और उनके रिटायरमेंट की एक 65 वर्ष होगी। ये जो प्रोविजन था, इसके पहले सिमिलर प्रोविजन जो फेडरल, जो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का था, उसमें फेडरल कोर्ट के लिए बनाया गया था कि एक चीफ जस्टिस होंगे और उनके लिए 6 अन्य जजेज होंगे और उनकी भी एज 65 होगी। ये जो जितनी बातें भारतीय संविधान जब बनाया जा रहा था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष भी इस पर बहुत चर्चा हुई कि क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी व्यवस्था दी गई है कि यह प्रजातंत्र का रक्षक है, यह भारतीय संविधान का रक्षक है, यह व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक है, यह व्यक्ति के सब चीजों को संरक्षित करता है जो मैग्ना कार्टा से लेकर के आपके फंडामेंटल राइट्स तक में दिया गया है। इन सबको यह इंप्लीमेंट करने, लागू करने का सुप्रीम कोर्ट करता है। इस नाते आप इसके दायित्व को नहीं भूल सकते। सुप्रीम कोर्ट जैसे लेजिस्लेचर कानून बनाती है, ऐसे ही हमारे यहाँ लॉ के जो सोर्सेस दिए गए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी आर्टिकल 141 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वे बाध्यकारी असर रखेंगे। उनके आर्बिटर डिक्टा भी ऐसे हैं जो कि बाध्यकारी हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस प्रेसिडेंट के माध्यम से कानून बनाता है, उस कानून को पालन करने का भी उतना ही बाध्य है जितना कि लेजिस्लेचर कानून बनाती है। जब तक कि वह निर्णय अधिभावी है, वह दैट हैज टू बी फॉलोड, और ये आर्टिकल 141 इसकी गारंटी करता है। तो ये जो स्थितियां हैं हमारे में, अब जब लागू हुआ है आज, तो जो हमारे यहाँ ये जो व्यवस्था दी गई है, इसमें अब कर दिया गया है संशोधन करके कि चीफ जस्टिस और 30+30 जजेज होंगे। पहले ये जो था जैसे मैंने बताया चीफ जस्टिस +7 था, बाद में इसको 17 कर दिया गया, फिर 25 कर दिया गया, 30 कर दिया गया। ये बीच के जो इसके ईयर्स थे वो इस तरह से इसमें किया गया। सबसे पहले जो था ये 1977 में 17 जजेस की बात की गई थी, 86 में 25 कर दी गई, और 2009 में ये जो अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया था, ये 124 के अंतर्गत ही हुआ था। इसमें आज 30 की व्यवस्था है। मैं पर्टिकुलरली आता हूं अब आपके चीफ जस्टिस के नियुक्ति पर। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की जो नियुक्ति की जाती है, मैं आपको बताऊं कि कहा क्या गया है इसमें। आर्टिकल 124 का जो सब आर्टिकल है वो 2, उसमें में प्रावधान दिया गया है कि जजेज की नियुक्ति जो होगी वो चीफ जस्टिस के या अन्य न्यायाधीश के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उनके कंसल्ट पर, सलाह पर, परामर्श पर किया जाएगा। ठीक है। और कहते हैं कि चीफ जस्टिस, एक प्रोविजन में दिया गया है कि चीफ जस्टिस की जब नियुक्ति की जाएगी तो चीफ जस्टिस की राय लेने के लिए बाध्य नहीं है।
ठीक है। अब ये जो प्रोविजन दिया गया है, क्या इस प्रोविजन को आप अलग पढ़ेंगे? इस प्रोविजन को पढ़ने के लिए आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि अगर जजेस की नियुक्ति किए जाने के लिए चीफ जस्टिस और अगर अदर जजेस की उस पर आवश्यकता है, तो चीफ जस्टिस के भी नियुक्ति की जा रही है, तो उस पर स्वतंत्र विचार और कह दे कि जिसको चाहे महामहिम जी नियुक्त कर सकते हैं, यह उचित नहीं होगा। क्या किसी राजनेता को चीफ जस्टिस नियुक्त किया जा सकता है? क्या किसी आईएएस पीसीएस को ऐसे कह दें कि नहीं ये साहब जो है ये चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के? उसके लिए उसको एलिजिबिलिटी रखनी चाहिए। और भारतीय संविधान के समक्ष यह बात आई थी, और जब संविधान लागू हुआ तब से जब चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाने लगी, तो यह चला कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। चीफ जस्टिस वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। यह बात एकदम स्थापित थी, और यह अच्छा भी था, क्योंकि जो व्यक्ति चीफ जस्टिस होने जा रहे हैं उस सुप्रीम कोर्ट के, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने का अनुभव नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे चल पाएगा, कैसे निर्णय हो पाएगा? और जो ये न्यायिक कार्य है, एक ये स्पेशलाइजेशन का काम है। इसको सिर्फ ला पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, इस कार्य को करना पड़ेगा। और जैसे सिर्फ पुस्तक पढ़ के आप पुल नहीं बना सकते, इसके लिए अनुभव सीखना पड़ता है, ठीक यही चीज है। ऐसे में जो जजेज रहे हैं उनके यहाँ यह चल रहा था, उनके लड़के पढ़ के योग्यता रख करके चीफ जस्टिस या जस्टिस होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा वर्क ही है कि जो इसका स्पेशल नॉलेज रखेगा वही होगा, और स्पेशल नॉलेज रखने का उनके पास अवसर था। और अगर आपको लगता है कि चीफ जस्टिस का लड़का चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान बताइए। जो कॉन्स्टिट्यूशन की अनिवार्यता है, अगर उसको कोई फुलफिल कर रहा है, तो इस आधार पर ये कह देना, वो भी आज जब कोई चीफ जस्टिस का उसका नाम आ रहा हो, कह दे साहब की चीफ जस्टिस का लड़का चीफ जस्टिस हो रहा, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। और जहां तक प्रावधान की बात थी, आपको मैंने बताया कि जब से संविधान लागू हुआ तब से लगातार ये बात लगभग आप समझ लीजिए कि ये 1973 तक 1973 तक ये बात लागू रही कि साहब जब कभी भी ये जब नियुक्ति होगी तो सीनियरिटी के आधार पर होगी, और ये लागू होता रहा। लेकिन ये 1973 में एक बार ऐसा हुआ कि एक फंडामेंटल राइट से संबंधित मामला था, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो उस समय चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले थे या था, तो जल्दी से आनंद फानन में ऑनरेबल जस्टिस एन रे साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया, और 8 घंटे के अंदर में उनको पूरा जो है शपथ ग्रहण करा दिया गया, जज बना दिया गया। और 3 जजेस जो उनसे सीनियर थे, एक सैलेट साहब थे, हेगड़े साहब थे, और 3 लोग थे, ग्रोवर लॉर्डशिप थे, उसमें 3 लोगों को सुपरसीड कर दिया गया जो कि सीनियर थे। तो जैसे वो शपथ ग्रहण ली, आप 3 ऑनरेबल जजेस ने इस्तीफा दे दिया। ये मैटर बहुत एजिटेट हुआ,